तारीख 26 जुलाई साल 2008, जगह अहमदाबाद का भीड़ भाड़ वाला मणिनगर बाजार। शाम के ठीक 6:45 पर सब कुछ सामान्य था। लोग खरीदारी में व्यस्त, दुकानों पर चहल पहल। तभी एक जोरदार धमाका। सिर्फ 2 सेकंड और 8 जिंदा इंसान मृत शरीरों में बदल गए। चीखे, खून, भगदड़ और फिर खामोशी नहीं बल्कि दहशत का सिलसिला शुरू हुआ। 6:45 से लेकर 7:55 तक इस पूरे 70 मिनट में अहमदाबाद में एक के बाद 21 धमाके हुए। हर बड़ा बाजार, हर भीड़ भाड़ वाला इलाका जहां कुछ मिनट पहले जिंदगी थी, वहां अब सिर्फ मृत शरीर और दर्द था। लोग घरों में दुबक गए। जो बाहर थे वो मदद के लिए भी आगे नहीं आ पाए। डर इतना गहरा था कि इंसानियत भी कुछ देर के लिए थम गई। अगली सुबह जब धुआं छटा तो सामने आई तबाही की असली तस्वीर। सरकार ने पुष्टि की कि हमले में 56 लोगों की मौत और 300 से ज्यादा लोग गंभीर घायल हैं। किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर, और कई परिवार हमेशा के लिए टूट गए। वहीं कुछ ही देर बाद इंडियन मुजाहिदीन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि ये गोधरा कांड का बदला है। इसके बाद शुरू हुई कार्रवाई। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हरकत में आई। जांच तेज हुई। कुल 80 गिरफ्तारियां हुई और इनमें से 8 आरोपी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से निकले। बस यहीं से आजमगढ़ की इतनी बदनामी हुई कि आजमगढ़ को बकायदा आतंक का आजमगढ़ मॉड्यूल या आजमगढ़ नर्सरी लिखा जाने लगा। एक हमला और उसका दाग सालों तक मिट नहीं पाया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं आज आपको ये खौफनाक किस्सा क्यों सुना रही हूँ, तो ठहरिए, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होती है। इस हमले के बाद आजमगढ़ में जो कुछ हुआ वो था सियासत, डर और दबंगई का ऐसा खेल जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति का असली चेहरा सबके सामने ला दिया। जी हाँ, इसी साल 2008 में जुलाई महीने में हुए अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट की दहशत अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि ठीक 7 सितंबर 2008 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से एक और सनसनीखेज खबर सामने आती है। एक सांसद पर जानलेवा हमला। ये कोई मामूली हमला नहीं था। हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे। इरादा साफ था, सीधा खत्म कर देना। हालात ऐसे बन गए थे कि कुछ ही पलों में उस सांसद की जान जा सकती थी। लेकिन कहानी यही पलटती है। ऐन मौके पर अपनाई गई एक सटीक रणनीति ने पूरे खेल को उलट कर दिया। हमलावर जो जीत के भरोसे के साथ आए थे वो खुद ही फंस गए और जो साजिश पूरी तरह सेट थी वो देखते ही देखते नाकाम हो गई। अब सवाल ये है कि आखिर वो सांसद कौन था, हमले के पीछे किसका हाथ था और वो कौन सी रणनीति थी जिसने मौत को भी मात दे दी। आइए आज आपको पूरा किस्सा मैं आपको बताती हूँ। साल 2008 में जब मौजूदा यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद थे, उन्होंने अपनी हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में आजमगढ़ में आतंकवाद विरोधी रैली आयोजित करने की घोषणा की। ये रैली उस समय के राजनीतिक और सामाजिक तनाव के बीच एक अहम घटनाक्रम के रूप में सामने आई। दरअसल साल 2008 में आजमगढ़ और आसपास के इलाकों में संगठित गैंगवॉर और आपराधिक गतिविधियां चरम पर थी। कई मामलों में मुख्तार अंसारी के नेटवर्क को लेकर भी तनाव बना हुआ था। इसके अलावा मऊ दंगे के बाद का माहौल अभी भी संवेदनशील था। वहीं योगी आदित्यनाथ ने उस समय स्पष्ट रूप से ये कह दिया था कि वो मऊ दंगे के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आजमगढ़ जा रहे हैं और जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के बाद उनका रुख और भी ज्यादा सख्त हो चुका था। ये रैली उन राजनीतिक दलों के खिलाफ भी मानी जा रही थी जिनके कुछ नेता ब्लास्ट के आरोपी अबू बशीर के घर जा रहे थे। इसी पृष्ठभूमि में 7 सितंबर 2008 को आजमगढ़ के डीएवी कॉलेज मैदान में रैली की तारीख तय की जाती है। वैसे तो रैली से ठीक एक सप्ताह पहले आजमगढ़ से ब्लास्ट के 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके चलते प्रशासन इस आयोजन को लेकर बेहद ही सतर्क था। शुरुआत में रैली को रोकने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन बाद में फिर अनुमति दे दी गई थी। रैली की तैयारियों की जिम्मेदारी हरिवंश मिश्रा ने संभाली और फिर 7 सितंबर की सुबह योगी आदित्यनाथ लगभग 40 वाहनों के काफिले के साथ गोरखपुर से आजमगढ़ के लिए रवाना हुए। आजमगढ़ पहुंचने पर वो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में रुके और फिर जो आगे कुछ हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। 1:20 पर काफिला आजमगढ़ के तकिया इलाके से गुजरा और अब यहाँ काफिले के साथ 100 से अधिक चौपहिया वाहन और कई मोटरसाइकिलें शामिल हो चुकी थी। इसके अलावा हमले के खतरे की खुफिया जानकारी मिलने के बाद पीएसी की एक
यूनिट भी काफिले का पीछा कर रही थी, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि हमला किस जगह या किस रूप में होगा। हालांकि तभी अचानक काफिले के 7वें वाहन यानी योगी जी के वाहन पर एक पत्थर फेंका गया। दरअसल दंगाइयों को ये भनक लग चुकी थी कि योगी जी काफिले में किस नंबर के वाहन में बैठकर आने वाले हैं। पूरा इलाका जंग के मैदान में बदल चुका था। देखते ही देखते चारों तरफ से पेट्रोल बम फेंके जाने लगे, पत्थरों की बारिश हुई, गोलियां चली, गाड़ियों को आग लगा दी गई और भीड़ सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रही थी, योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, ये एक सुनियोजित हमला था जिसकी पहले से ही अच्छी तरह योजना बना दी गई थी। इस हमले की तेजी ने काफिले को तोड़ दिया। काफिला 3 हिस्सों में बंट चुका था। कुछ गाड़ियां आगे निकल गई, कुछ पीछे छूट गई और बीच में फंसी गाड़ियां हमलावरों के घेरे में आ गई। लोगों को घसीटा गया, मारपीट हुई, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हमलावर लगातार एक ही शख्स को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिला। योगी आदित्यनाथ गायब थे। उनके नाम मिलने से भीड़ और ज्यादा भी उग्र हो गई और गुस्सा भी ज्यादा बढ़ गया। इसी बीच रजादेपुर मठ के महंत शिव हर्ष भारती पर हमला हुआ। उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया और उन्हें चाकू तक मार दिया गया। इलाके में अफरा तफरी मच चुकी थी। पुलिस हालात संभालने में जूझ रही थी। तभी शहर के सीओ शैलेंद्र श्रीवास्तव ने कड़ा फैसला लिया, काउंटर फायरिंग का आदेश दिया। पुलिस ने गोलियां चलाई और इस फायरिंग में 18 साल के मनीउल्लाह की मौत भी हो गई। घायल लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और हालात बिगड़ने पर उस वक्त की मायावती सरकार ने एसपी विजय गर्ग को निलंबित भी कर दिया गया। अब सवाल वही था, आखिर योगी आदित्यनाथ कहां थे? इसका जवाब एक चौंकाने वाले खुलासे में मिलता है। लेखक प्रवीण कुमार अपनी किताब में बताते हैं कि संभावित विरोध और खतरे को देखते हुए टीम पहले से ही काफी ज्यादा अलर्ट मोड पर थी। माहौल ऐसा था कि अनहोनी की आहट साफ महसूस भी हो रही थी और जब योगी जी आजमगढ़ पहुंचे और पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में रुके, तभी कहीं ना कहीं उन्हें इस हमले का अंदेशा हो चुका था और यहीं से शुरू हुई एक खामोश लेकिन बेहद ही सटीक रणनीति। उनकी भगवा एसयूवी जो काफिले में 7वें नंबर पे थी, वो उसमें असल में थे ही नहीं। वो पहले नंबर वाली गाड़ी में शिफ्ट हो चुके थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये पूरा बदलाव सिर्फ 10 मिनट के अंदर कर लिया गया। इस फैसले की जानकारी बस कुछ ही भरोसेमंद लोगों तक सीमित थी और फिर हमला हुआ, ठीक उसी प्लान के मुताबिक जिसमें हमलावर 7वें नंबर की गाड़ी को निशाना बनाने वाले थे। लेकिन जिस गाड़ी को वो टारगेट समझ रहे थे, उसमें योगी जी थे ही नहीं। और उधर पहले नंबर वाली गाड़ी तेजी से उस इलाके को पार कर चुकी थी। तकिया में हमला करने वालों को इस आखिरी पल के बदलाव की भनक तक नहीं लगी। यही वो चाल थी जिसने पूरे प्लान को ध्वस्त कर दिया और सच तो यही है, यही वो रणनीति थी जिसने मौत को भी मात दे दी। वही हमले के बावजूद योगी आदित्यनाथ रैली स्थल पर पहुंचे। वहां उन्होंने अब्बू बशीर की गिरफ्तारी और आतंकी घटनाओं पर जमकर भाषण भी दिया। हैरानी की बात यह रही कि उन्होंने अपने ऊपर हुए हमले का जिक्र तक नहीं किया। करीब 3 घंटे बाद रैली खत्म हुई और तब तक पुलिस ने शहर कोतवाली में बलवा, मारपीट, डकैती, हत्या के प्रयास, हत्या की धाराओं के साथ केस भी दर्ज कर लिया। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन लंबी जांच के बावजूद 2017 तक भी आरोप साबित नहीं हो पाए। वही इस पूरी घटना को लेकर पूर्व आईपीएस और राज्यसभा सांसद बृजलाल ने भी काफी बड़ा खुलासा किया। बृजलाल तब यूपी में एडीजी कानून और व्यवस्था के पद पर थे। उन्होंने बताया कि हालात इतने गंभीर थे कि योगी जी की सुरक्षा में तैनात गनर को भी फायरिंग करनी पड़ी थी और उन्हें भी हेलीकॉप्टर से AK-47 के साथ आजमगढ़ पहुंचना पड़ा। उन्होंने बताया कि जैसे ही हमले की सूचना मिली, वो बिना देर के हेलीकॉप्टर से आजमगढ़ के लिए रवाना हो गए और सीधे सिविल लाइंस इलाके में उतरे। उन्होंने कहा कि उस समय ज्यादातर अधिकारी पहले से ही हालात संभालने में जुटे हुए थे। स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बन चुकी थी। इसी वजह से उन्होंने खुद मोर्चा संभालने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि मैंने AK-47 उठाई और तत्कालीन डिविजनल कमिश्नर को प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने के निर्देश दे दिए। उन्होंने आगे कहा कि आज भी मुझे वो दिन याद है जब मैं खुद AK-47 लेकर आजमगढ़ की गलियों में घूम रहा था। हालात इतने तनावपूर्ण थे कि हर कदम पर खतरा महसूस हो रहा था। इसके बाद हमने लगातार छापेमारी की और हिंसा में शामिल कई लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिए। वहीं बृजलाल के मुताबिक इस हमले की जड़ें अचानक नहीं थी, बल्कि इसकी कहानी साल 2005 से शुरू होती है, जब मऊ दंगे भड़क उठे थे और पूरे इलाके में डर और तनाव अपने चरम पर था। बृजलाल बताते हैं कि उस दौरान 5 बार के विधायक और माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी का नाम दंगों को भड़काने में सामने आया था। उनके मुताबिक उन्हें खुलेआम एक जीप में AK-47 लहराते हुए देखा गया था। हालात इतने
खौफनाक थे कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरते थे। इसी बीच तब गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ खुद मऊ जाने के लिए रवाना हुए, लेकिन उन्हें जिले में प्रवेश करने की अनुमति तक नहीं दी गई थी। दोहरी घाट पर उन्हें रोक दिया गया था और वापस गोरखपुर भेज दिया गया था। उस समय प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। साल 2008 में योगी आदित्यनाथ ने खुलकर मुख्तार अंसारी को चुनौती दी। उन्होंने ऐलान किया कि मऊ दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाकर वो रहेंगे और इसी ऐलान के साथ आजमगढ़ में उस बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसके बाद उन पर खुलेआम जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश आखिरकार नाकाम साबित हुई। वहीं पूर्व पुलिस अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने भी कहा कि चूंकि एक तरफा कार्रवाई हो रही थी तो जान से मारने के लिए योगी के काफिले पर बम फेंका गया। ये तो संयोग था कि उनकी गाड़ी बदल दी गई, नहीं तो उस वक्त बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स और बाद में आए अदालती और पुलिस दस्तावेजों में भी इस हमले के पीछे मुख्तार अंसारी और उसके गैंग की भूमिका होने की ही बात कही गई थी। हालांकि साल 2008 में मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे, लेकिन उनका गैंग पूरी तरह से सक्रिय था और आजमगढ़ एसपी का गढ़ था। वहीं मुलायम सिंह के साल 2003 से लेकर 2007 सीएम काल में माफिया को खूब संरक्षण भी मिलता था। योगी जी उसी माफिया राज के खिलाफ रैली कर रहे थे। आपको बता दें कि योगी जी पर हमले के बाद आजमगढ़ में तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका था। स्कूल कॉलेज 3 दिन तक बंद रहे थे, लेकिन योगी जी ने रैली की और संदेश दिया, मैं और मजबूत होकर लौटूंगा। और आज साल 2026 में यूपी में माफिया राज लगभग खत्म हो चुका है। मुख्तार अंसारी जेल में सजा काटते हुए गुजर गए और सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति ने पूर्वांचल पूरी तरह बदल दिया है। ये कहानी यूपी की बदलती तस्वीर की है, जहां माफिया राज से कानून का राज बन चुका है। वहीं इस घटना का असर सिर्फ उस दिन तक सीमित नहीं रहा। ये घटना योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक छवि को और भी मजबूत कर गई। मुलायम सिंह के राज में 7 सितंबर 2008 को आजमगढ़ के तकिया इलाके में योगी आदित्यनाथ पर पत्थर, पेट्रोल बम और गोलियां चली। एक की मौत, 6 घायल भी हुए। योगी जी को एक टारगेटेड लीडर के रूप में देखा जाने लगा। इतना ही नहीं, बाद में कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि वो कई आतंकी संगठनों के निशाने पर भी रहे हैं। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन भारतीय नेताओं में शामिल हैं जो काफी समय से आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की हिट लिस्ट में शुमार हैं। तो दोस्तों, साल 2008 का आजमगढ़ हमला सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं था। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई दिशा दी। एक तरफ भीड़ का उग्र रूप, दूसरी तरफ एक नेता की जान पर खतरा और बीच में प्रशासन की चुनौती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, अगर उस दिन योगी जी की पोजीशन नहीं बदली जाती तो क्या आज की कहानी कुछ और होती? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली ऐसी ही सच्ची और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।